हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का विजय आधार जी के जिसमें आज हम देखने वाले हैं रुक्मिणी पब्लिकेशन का, जो कि बिहार पुलिस का एक प्रश्न इसमें दिया गया है और एक क्वेश्चन बैंक है 2010 से 2024 तक अपडेटेड है। आज देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 17 नंबर सेट है 17 और 16 नंबर सेट तक पहले वाले वीडियो में विजय आधार जी के जिसमें अपलोड किया जा चुका है। आप उसे यूट्यूब चैनल से जाकर देख सकते हैं और अगर कोई चैनल बने हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले एक मोटिवेशन कोट है, राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है और जिसने जीती है रातों से जंग सूर्य बनकर वही निकलता है। तो देखने वाले हैं बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा, जो कि 21 मार्च 2021 को हुआ था, फर्स्ट शिफ्ट का है। इसका पहला प्रश्न है और इसमें जितने भी जीके जिसके प्रश्न है उसको हम देखने वाले हैं। कौन सा आरेख धनात्मक दिशा में समरूप त्वरण को प्रदर्शित करता है? देखिए, कौन सा आरेख जो धनात्मक दिशा के रूप में प्रदर्शित करता है इसका होगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए, अगला है गुणात्मक त्वरण को मंदन का। देखिए, ऋणात्मक त्वरण को क्या कहते हैं? मंदन कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें अधिकतम संख्या में आयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे? इसका होगा Fe2O3, Fe2+। नेक्स्ट है, उलांग चाय किस देश में उत्पादित की जाती है? उलांग चाय जो है या कौन से देश में उत्पादित किया जाता है? इसका होगा ताइवान। उलांग चाय की खेती सर्वाधिक रूप से ताइवान में किया जाता है। देखिए, चाय की मुख्य रूप से 4 फसलें होती है, व्हाइट टी, ग्रीन टी, ब्लैक टी और एक उलांग। उलांग ताइवान में होता है, जबकि देखिए श्रीलंका का जो चाय है, श्रीलंका का अर्थव्यवस्था यह चाय पे मैक्सिमम निर्भर करता है। इसके अलावा चाय में क्या पाया था? चाय में कैफीन पाया जाता है। और भारत में जो दार्जिलिंग की चाय है यह इसे पहला जीआई टैग प्राप्त हुआ था। जीआई टैग प्राप्त करने वाला भारत का पहला जो उत्पाद है वह क्या है? दार्जिलिंग की चाय है। और एक प्रश्न हाल ही में बिहार द्वारा पूछा गया था कि भारत में सर्वाधिक रूप में चाय की खेती मैक्सिमम कहाँ होती है? तो इसका उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है? असम में होता है। कहाँ होता है? असम में। अगला प्रश्न है, जबकि कॉफी का जो है इसका सर्वाधिक खेती कर्नाटक में होता है। अरेबिका नामक जो कॉफी होती है यह कर्नाटक में महत्वपूर्ण रूप से उत्पादन से किया जाता है। अगला देखिए, सामान्यतः सर्वाधिक उपयोग में लिया जाने वाला बायोरिएक्टर क्या है? क्या होगा? विडोलित हाउस बायोरिएक्टर। इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, विडोलित हाउस बायोरिएक्टर। देखिए, एंजाइम तथा जैविक एजेंडों के खेती के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा बाजार का उप बाजार नहीं है? देखिए, कौन सा जो बाजार है इसका उप बाजार नहीं है? इसका होगा ऑप्शन नंबर ए, कॉल मुद्रा या मांग बाजार, मांग मुद्रा की बाजार। यह एक मुद्रा बाजार नहीं है। देखिए, लघु अवधि का जो बाजार होता है यह 1 से 14 दिनों के बीच तक इस अवधि को माना जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से मैथिली शरण गुप्त की रचना कौन सी है? तो देखिए, मैथिली शरण गुप्त की रचना है कौन सी नहीं है? प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, कौन सी नहीं है? देखिए, भारत भारती, पंचवटी और साकेत, ये क्या है? ये तीनों मैथिली शरण गुप्त की रचना है। जबकि पथिक जो है यह राम नरेश त्रिपाठी जी का है। देखिए, मैथिली शरण गुप्त जो है इनका जन्म 1886 में यूपी के झांसी में हुआ था। नेक्स्ट है, मेरे कविता मेरे गीत जो एक कविता संग्रह है यह किस भाषा में है? किसके द्वारा रचित है? इसका होगा पद्मा सचदेवा। देखिए, पद्मा सचदेवा के द्वारा मेरे कविता मेरे गीत नामक कविता संग्रह लिखी गई है और यह डोगरी भाषा में लिखा गया है। इसके अलावा देखिए, डोगरी भाषा को भारत की 8वीं अनुसूची के जो कि भाग 22 में दिया गया है उल्लिखित संविधान की इसे संवैधानिक दर्जा वर्ष 1992वां संविधान संशोधन 2003 में किया गया है। इसके अलावा बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली इन चारों भाषाओं को 92वां संविधान संशोधन वर्ष 2003 में जोड़ा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से मूल अधिकार आपातकाल के समय भी निलंबित नहीं होते हैं? देखिए, कौन सा मूल अधिकार है जो आपातकाल के समय भी निलंबित नहीं होते हैं? इसका होगा जीवन की सुरक्षा का अधिकार। यह होगा आर्टिकल 20 से किसमें दिया गया है इसके बारे में, और यह इस आपातकाल को आपातकालीन स्थिति में भी निलंबित नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा भारत का जो मौलिक अधिकार है आर्टिकल 12 से लेकर 35 के बीच में उल्लिखित है और यह अमेरिका से लिया गया है और यह भाग 3 में उल्लिखित है। और देखिए, संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है यह आर्टिकल 32 को कहा जाता है। इसे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है। और अगला है, कानून की समक्ष समानता, यह आर्टिकल 14 में है। और स्वतंत्रता का जो अधिकार है यह
आर्टिकल 90 से 19 से 22 के बीच में है। इसके अलावा आगे प्रश्न देखते हैं, एक सेकंड। निम्नलिखित में से यूनानी कवि था, यूनानी कवि कौन था? यह होगा होमर। होमर एक यूनानी कवि थे। इनके द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध रचना है इलियड और ओडिसी। इलियड और ओडिसी के लेखक कौन है? होमर, जो कि एक यूनानी कवि हैं। नेक्स्ट है, कौन सा प्रारंभिक प्रकूट है? यह होगा AUG। देखिए, प्रोटीन संश्लेषण को प्रारंभ करने वाला एक या क्या यूनिट प्रकूट है? AUG। अगला है जेनेटिक कोड। देखिए, जेनेटिक कोड का जो खोज किया था डॉक्टर हरगोविंद खुराना के द्वारा किया गया था। किसका? जेनेटिक कोड का। अगला है, कौन सा एक प्राथमिक उपभोक्ता है? देखिए, प्राथमिक उपभोक्ता कौन सा है? क्या होगा? बकरी। घास एवं पेड़ पौधे क्या होते हैं? उत्पादक कहलाते हैं, जबकि प्राथमिक उपभोक्ता जो है बकरी होगा। शेर क्या है? शेर द्वितीय उपभोक्ता है। नेक्स्ट है, सूचना का संग्रह सर्वाधिक रूप से, सूचना का संग्रह संबंधित किससे है? क्या होगा? चतुर्थक क्रियाकलाप से। नेक्स्ट, मुगल काल में उत्तर पश्चिम भारत का एक महत्वपूर्ण हस्तशिल्प कला केंद्र का वितरण केंद्र कौन था? यह होगा लाहौर। मुगल काल में सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण नगर था यह लाहौर था। यह मुगल काल का प्रशासनिक राजधानी भी किसे कहता है? लाहौर को कहता है। अगला है, राज्यसभा के सेवानिवृत्त होने वाले सदस्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यह होगा उनका कितनी भी बार पुनः मनोनयन हो सकता है। यह क्या है? सही है। देखिए, राज्यसभा जो है इसका कार्यकाल, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और यह कभी भंग नहीं होने वाली एक सदन है, जबकि लोकसभा का विघटन हर एक 5 साल के बाद हो जाता है। और राज्यसभा को पढ़े लिखों का सदन कहा जाता है, जबकि लोकसभा को मूर्खों का सदन कहा जाता है। इसके अलावा राज्यसभा की मनोनीत होने के लिए व्यक्ति की न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए, जबकि लोकसभा का कितना होता है? 25 वर्ष होता है। और राज्यसभा का प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 भाग को इसका चुनाव किया जाता है 6 वर्षों के लिए। और इसमें राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्यों को विभिन्न क्षेत्रों से विभिन्न क्षेत्रों जैसे खेल, साहित्य, लोक कला एवं समाज सेवी इत्यादि से चयनित किया जाता है। कितने? 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा। अगला, भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने किया था? तो क्या होगा? इरेटोस्थानीज। इरेटोस्थानीज ने भूगोल शब्द का सर्वप्रथम पहले बार प्रतिपादित किया था। देखिए, आधुनिक भूगोल का जनक किसे कहता है? तो हम्बोल्ट को। आधुनिक भूगोल का जो जनक है यह हम्बोल्ट को कहा जाता है। नेक्स्ट है, केंद्र सूची के विषयों के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं शक्तियों को कौन विस्तृत कर सकता है? केंद्र सूची के विषयों के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को कौन विस्तृत करता है? तो क्या होगा? इसका होगा संसद। क्या होगा? संसद। देखिए, संसद का उल्लेख संसद का उल्लेख आर्टिकल 79, 80 एवं 81 के बीच में संसद का उल्लेख 79 में किया गया है, जबकि राज्यसभा का उल्लेख आर्टिकल 80 में किया गया है और लोकसभा का 81 में किया गया है। इसे आप याद रख सकते हैं सरल के रूप से या सरला के नाम से संसद, राज्यसभा में लोकसभा। सरला 79, 80, 81। संसद का कितना होगा? 79 हो जाएगा। राज्यसभा का कितना? 80 होगा और लोकसभा कितना होगा? 81 होगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन NRHM की शुरुआत की गई थी। किसके लिए की गई थी? क्या होगा? ग्रामीण संख्या को वहनीय, विश्वसनीय तथा गुणवत्तापूर्ण सेवाएं स्वास्थ्य उपलब्ध कराने के लिए। देखिए, ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का शुरुआत वर्ष 12 अप्रैल वर्ष 2005 में किया गया था। अगला देखते हैं, वायु के क्षैतिज संचलन से होने वाला ताप का स्थानांतरण क्या कहलाता है? तो वायु के क्षैतिज संचलन से होने वाले ताप का स्थानांतरण अभिवहन कहलाता है। क्या कहलाता है? अभिवहन। देखिए, संवहन से क्या होता है? संवहन में ताप क्षोभ मंडल तक ही क्या होते हैं? ताप का स्थानांतरण होता है। और क्षोभ मंडल जो कि वायुमंडल का सबसे गर्म मंडल कहलाता है और यह पृथ्वी के धरातल के आसपास पाया जाता है 15 से 16 किलोमीटर तक। कौन सा? क्षोभ मंडल। और क्षोभ मंडल में ही आंधी, तूफान, बारिश, बिजली इत्यादि का जो होता है प्रकोप सर्वाधिक क्षोभ मंडल में किया जाता है। इसके अलावा देखते हैं धातु तत्व में जो ऊष्मा का स्थानांतरण होता है किसके द्वारा होता है? चालन के द्वारा आता है। धातु तत्व में चालन के द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। देखिए, विकिरण के द्वारा वायुमंडल में होता है। नेक्स्ट देखते हैं, विकिरण का किस में हो जाएगा? वायुमंडल में विकिरण के द्वारा। नेक्स्ट है, एड्स रोगी का न्यूनतम प्रतिरक्षा किसकी गिरावट से के कारण होता है? देखिए, एड्स रोगी है, इसमें WBC में इसमें प्रभावित किया जाता है WBC ब्लड को, और यह टी लसीकाणुओं को यह प्रभावित करता है
और देखिए एड्स का कई बार फुल फॉर्म पूछाता है कि AIDS, एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है, तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। जबकि HIV का क्या होता है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। और प्रत्येक साल 1 दिसंबर को क्या मनाता है, एड्स दिवस। देखिए एड्स के टेस्ट के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, जिस तरह से एड्स के लिए एलिसा होता है, एलिसा टेस्ट किसके लिए होता है, एड्स के लिए। जबकि टाइफाइड के लिए क्या होता है, विडॉल टेस्ट होता है, टाइफाइड के लिए विडॉल टेस्ट, और एड्स के लिए एलिसा टेस्ट होता है। अगला है कायांतरित चट्टानों में पात्रित की क्रिया अभिप्राय है, ये किससे है, यह होगा कुछ शैलों के कणों या खनिज की सतहों या रेखाओं के रूप में व्यवस्थित हो जाना, इसे क्या कहते हैं, चट्टानों में पात्रित कहते हैं। अगला भूगोल के क्रमबद्ध उपागम द्वारा परिवर्तित किया गया है, किसको द्वारा, यह होगा अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। आधुनिक भूगोल के जन्मदाता हम्बोल्ट को कहता है। यह क्रमबद्ध उपागम परिवर्तित किया गया किसके द्वारा, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। जबकि भूगोल के जनक इरेटोस्थेनीज को कहता है, जबकि आधुनिक भूगोल का जनक है यह हम्बोल्ट को कहता है। अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 32 है। डॉक्टर कृष्ण कुमार ने सन 2004 में 4 से 10 तक किस संस्था में निदेशक के पद पे कार्य किए हैं। डॉक्टर कृष्ण कुमार ये किए हैं NCERT। देखिए NCERT जो कि भारत की शिक्षा की सबसे बड़ी संस्था है, इसका स्थापना 1961 में किया था, और 1961 में भी अर्जुन पुरस्कार से स्थापना किया था। कब, 1961 में। ये पूछा गया डायरेक्ट क्वेश्चन कि अर्जुन पुरस्कार स्थापना कब हुआ है, यह प्रश्न आया है एग्जाम में 1961 में। और NCERT का स्थापना कब किया था, तो 1961 में। इसका फुल फॉर्म कई बार पूछा जाता है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। NCERT का फुल फॉर्म होता है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। नेक्स्ट है, कबीर दास के पदों का संग्रह क्या कहलाता है। देखिए कबीर दास की 2 पदों का संग्रह क्या कहलाता है, बीजक। क्या कहलाता है, ऑप्शन नंबर ए होगा बीजक। देखिए कबीर दास का जन्म वाराणसी जो कि उत्तर प्रदेश में हुआ था, और इनके पदों के संग्रह को बीजक कहा था। जबकि सूरसागर की कृति है, यह सूरदास की है। सूरसागर किसकी है, सूरदास की है, और इसमें कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया गया है। सूरसागर में सूरदास जी द्वारा कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया गया है। जबकि कवितावली किनका है, यह तुलसीदास का है। पदावली किनका है, तो विद्यापति का है। विद्यापति को मैथिल कोकिल के भी नाम से आता है, तो इसका नाम से मैथिल कोकिल नाम से विद्यापति जी को। इनकी प्रमुख कृति क्या है, पदावली। अब पदावली में राधा और कृष्ण के प्रेम के प्रसंग के बारे में उल्लेख किया गया है, पदावली। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस दोष में घनत्व कम हो जाता है, इसका क्या होगा, रिक्तिका दोष और शॉटकी दोष। रामधारी सिद्धिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार की किस रचना पर मिला था। देखिए रामधारी सिद्धिनकर जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार उर्वशी जो पुस्तक था, उर्वशी के लिए दिया गया था। किसके लिए, उर्वशी के लिए, 1972 में। और ज्ञानपीठ पुरस्कार वर्ष 1965 से दिया जा रहा है। ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 दिया जा रहा है, और रामधारी सिद्धिनकर जी को उर्वशी के लिए दिया गया है। जबकि इसके अलावा रश्मिरथी, कुरुक्षेत्र, ये सब किनके हैं, संस्कृत के 4 अध्याय, ये सब रामधारी सिद्धिनकर जी का कृति है। जबकि एक और ध्यान रखिएगा कि वर्ष 2023 में राम भद्राचार्य एवं गीतकार गुलजार को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। कब, 2023 में हाल ही में राम भद्राचार्य एवं गीतकार गुलजार को ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिक अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकते हैं। भारतीय संविधान में जो याचिका दायर किया जाता है, या उच्च न्यायालय में याचिका दायर अपने मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए क्या होगा, अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 226 के तहत। देखिए भारतीय संविधान में अनुच्छेद 266 के तहत नागरिक अपने मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकते हैं। जबकि सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर, सर्वोच्च न्यायालय आर्टिकल 32 में जो कि 5 प्रकार के रिट प्रदान किया गया है, और आर्टिकल 32 को ही डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। नेक्स्ट है, एक परितंत्र में अपघटन की क्रिया का नियमित करने वाला कारक कौन सा है, क्या होगा, ये सभी होगा। एक परितंत्र में अपघटन की क्रिया को नियमित करने वाला कारक ये सभी है। मृदा की नमी होगा, इसके अलावा अपरदन की प्रकृति होगी, और तापमान, ये सभी होगा। देखिए पारिस्थितिकी तंत्र जो शब्द का व्याख्या किसने किया है, एजी टॉन्सले ने किया है। यह प्रश्न पूछा गया है कि पारिस्थितिकी तंत्र का जो शब्द किसने दिया है, तो एजी टॉन्सले होगा। कौन, एजी टॉन्सले। नेक्स्ट है,
वह लक्षण जो 5 जगत वर्गीकरण के लिए आधारित किया गया था। यह क्या होगा? देखिए 5 जगत वर्गीकरण जो है यह विटेकर के द्वारा दिया गया था और यह कोशिका भित्ति, केंद्रक झिल्ली एवं पोषण विधि के बारे में चर्चा किया गया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा बहुलवादी है? कौन प्रमुख बहुलवादी हैं? क्या होगा? लिंडसे एवं मेटलैंड। लिंडसे एवं मेटलैंड। देखिए प्रश्न है 893 प्लस 786 का स्क्वायर माइनस 893 माइनस 786 का स्क्वायर बटा 893 इंटू 786। देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है ए प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी के होल स्क्वायर बटा 4ab होता है। तो देखिए नीचे ए भी दिया गया है, अगर ए मान लें 893 को और बी मान लें से और नीचे ए भी दिया गया है, तो इस फॉर्मूला का जो सूत्र होता है ए प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी के होल स्क्वायर बटा 4ab। और यहाँ ए बी का मान दिया गया है, तो इसका इस सभी का मान कितना हो जाएगा? क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी 4 होगा, ऑप्शन नंबर बी। इसे आप ऑब्जेक्टिव की तरह समझते हैं, ऑब्जेक्टिव की तरह समझ सकते हैं, क्योंकि यह सिर्फ ऑप्शन के ऊपर या तो फिर फॉर्मूला के ऊपर दिया गया है। अगला प्रश्न है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा विष्णु का अवतार नहीं है? विष्णु का अवतार कौन से नहीं है? तो क्या होगा? दधीची। देखिए दधीची जो है यह प्राचीन काल में एक तपस्वी के बारे में बताया गया है जो दधीची है। और परशुराम के विष्णु के कुल सनातन धर्म में 10 अवतार हुए। देखिए पहला कौन सा है? पहला है मत्स्य, कूर्म, वराह, नृसिंह, वामन, श्री राम, श्री कृष्ण, परशुराम, बुद्ध एवं कल्कि। इन 10 अवतार किनका है? विष्णु जी के अवतार माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? भारत का राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? यह होगा उड़ीसा के कटक में है। जबकि प्रश्न पूछेगा कि अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो क्या होगा? फिलीपींस के मनीला में। कहाँ है? फिलीपींस के मनीला में। इसके अलावा चेन्नई में क्या है? चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? चेन्नई में है। नई दिल्ली में मौसम विज्ञान संस्थान एवं नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसके अलावा बहुत सारे मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है। और कोलकाता में क्या है? तो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कहाँ है? कोलकाता में है। इसके अलावा गन्ना, औषधि और बीज। देखिए गन्ना अनुसंधान संस्थान, बीज औषधि अनुसंधान संस्थान एवं बीज अनुसंधान संस्थान एवं औषधि अनुसंधान संस्थान, बीज और औषधि दोनों कहाँ है? लखनऊ में। इसके अलावा गन्ना अनुसंधान कहाँ है? सब लखनऊ में है। जबकि समुद्री विज्ञान संस्थान यह कहाँ है? गोवा में है। और आलू केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ है? यह शिमला में है। आलू कहाँ है? शिमला में। और तंबाकू कहाँ का है? तंबाकू का राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान यह राजमुंद्री में है। तंबाकू निश्चय। निम्नलिखित में से किस न्यायाधीश को जनहित याचिका का प्रवर्तक बनाता है? देखिए जनहित याचिका का प्रवर्तक जो है यह जस्टिस PN भगवती को बनाता है। किसे? PN भगवती को। यह वर्ष 1980 में जनहित याचिका के बारे में जिक्र किए थे। और जनहित याचिका की जो अवधारणा है यह USA से लिया गया है। और इसके अलावा PN भगवती जी को साउथ अफ्रीका के संविधान में योगदान के रूप में जाना जाता है। किसे? जस्टिस PN भगवती को दक्षिण अफ्रीका के संविधान में योगदान के रूप में जाना जाता है। धनात्मक ढाल की पूर्ति वक्र का कारण क्या है? यह होगा वर्धमान प्रतिफल। क्या होगा? वर्धमान प्रतिफल। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा भारत के राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति का सिद्धांत नहीं है? यह क्या होगा? तो दया के लिए याचिका को राष्ट्रपति के समक्ष मौखिक सुनवाई का अधिकार, ये नहीं होगा। देखिए क्षमादान की शक्ति जो है यह भारत के राष्ट्रपति को आर्टिकल 72 में उल्लिखित किया गया है, जबकि राज्यपाल को 161 के तहत दिया गया है। लेकिन राज्यपाल जो है यह मृत्यु एवं मार्शल लॉ को छोड़ के इसके अलावा सभी पे कार्रवाई कर सकता है, जबकि राष्ट्रपति जो है यह मार्शल लॉ एवं मृत्यु दंड को भी माफ करने का हकदार कौन रखता है? तो राष्ट्रपति। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा यूरोप में सामंतवाद का उदय का प्रमुख कारण था? देखिए यूरोप में सामंतवाद के उदय का प्रमुख कारण क्या था? तो रोमन साम्राज्य के पतन के पश्चात बर्बर राज्यों की स्थापना। क्या होगा? रोमन साम्राज्य के पतन के पश्चात बर्बर राज्यों की स्थापना। अगर देखते हैं, दिल्ली में किस सुल्तान ने स्वयं को नियामत एक खुदाई कहा है? नियामत एक खुदाई, यह होगा कौन? बलबन। बलबन जो है स्वयं को नियामत एक खुदाई कहा है। इसके अलावा नवरोज एवं सिजदा पैबोस प्रथा एवं लौह एवं रक्त की नीति किसने अपनाया था? बलबन ने अपनाया था। बलबन का कहना था कि भारत को तलवार के बल पे जीता गया एवं तलवार के बल पे ही यह कथन किन्हीं और का है,
सिजदा एवं नवरोज और पेबोस प्रथा जो है एवं रक्त एवं लौह की नीति से संबंधित बलबन का संबंधित है। अगला है देखिए अलाउद्दीन खिलजी, यह धर्म को राजनीति से अलग करने में बहुत बड़ा योगदान दिए हैं। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। और गयासुद्दीन तुगलक जो है यह सिंचाई के लिए नहरों के निर्माण के लिए जाने जाते हैं। कौन? गयासुद्दीन तुगलक सिंचाई के लिए नहरों के। नेक्स्ट है अधिक जनसंख्या वाले देशों में समूह के कौन सा अवरोही क्रम में है? अधिक जनसंख्या वाले देशों के समूह में कौन सा अवरोही क्रम में है? इसका होगा चीन, भारत, यूएसए एवं इंडोनेशिया। चीन, भारत, यूएसए एवं इंडोनेशिया। जनसंख्या दिवस कब मनाता है? देखिए जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाता है और जनसंख्या के अध्ययन क्या कहता है? डेमोग्राफी कहता है। देखिए जनसंख्या सर्वप्रथम भारत में जनगणना का किसके द्वारा किया गया था? तो 1872 में लॉर्ड मेयो के द्वारा, जबकि वैज्ञानिक रूप से नियमित जनगणना 1881 से लॉर्ड रिपन के द्वारा शुरू किया गया था। और जनसंख्या विभाजक वर्ष किसे कहता है? तो वर्ष 1921 को जनसंख्या का विभाजक वर्ष कहता है। इस वर्ष में जनसंख्या की वृद्धि होने की जगह क्या होता है? जनसंख्या में कमी हुआ था। अगला है और क्षेत्रफल के संबंध में देखिए तो सबसे बड़ा क्षेत्रफल में कौन सा देश है? तो रूस का है। और भारत का कितना है? क्षेत्रफल में 7वां है। और भारत विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% पे निवास करता है। नेक्स्ट है किरचॉफ के नियम का संरक्षण किस संरक्षण के नियम से संबंधित है? देखिए किरचॉफ का जो नियम है या प्रथम नियम किससे संबंधित है? प्रथम नियम किससे होगा? आवेश के संरक्षण से। जबकि दूसरा क्या है? ऊर्जा के संरक्षण से संबंधित है। दूसरा नियम ऊर्जा के संरक्षण से संबंधित है। देखिए न्यूटन का संवेग संरक्षण नियम किससे संबंधित है? क्या? न्यूटन पालना एवं रॉकेट जो है यह संवेग संरक्षण के नियम से है। एवं बर्फ पर चलना, बिलियर्ड्स, ये सब किस पे है? संवेग संरक्षण के नियम पे कार्य करता है। और द्रव्यमान संरक्षण के नियम पे या रासायनिक अभिक्रिया जैसे सोडियम क्लोराइड, पानी का जमना इत्यादि क्या है? यह द्रव्यमान संरक्षण का नियम पे आधारित है। क्योंकि अगर हम बर्फ से पानी बनाते हैं या पानी से बर्फ बनाते हैं तो इसमें किसी भी तरह का परिवर्तन होने के बाद भी जो उसका द्रव्यमान है वो क्या रहता है? हमेशा संरक्षित रहता है। अगर 1 गिलास पानी है उसे जब हम बर्फ बनाएंगे तो उसका 1 गिलास का द्रव्यमान जो है वह 1 गिलास पानी के बराबर ही होगा। इसलिए इसे द्रव्यमान संरक्षण के नियम के बारे में बताया गया। एवं जो रासायनिक अभिक्रिया जैसे देखिए सोडियम और क्लोराइड, इन दोनों का द्रव्यमान अगर देखा जाए और इसको मिलने के बाद जब NaCl नमक बनता है तो इसका द्रव्यमान अगर चेक किया जाए तो क्या होगा? दोनों बराबर रहते हैं। तो यह हो गया द्रव्यमान संरक्षण के नियम। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन आवर्त चक्र के माध्यम से अपने उच्चतम स्तर को प्राप्त करते हैं? यह होगा एस्ट्रोजन। देखिए एस्ट्रोजन, रिलैक्सिन एवं प्रोजेस्टेरोन ये सब क्या है? महिला वुमेन्स हार्मोन है। इसके अलावा ऑक्सीटोसिन को लव हार्मोन के भी नाम से जाना जाता है। किसे? ऑक्सीटोसिन को लव हार्मोन के नाम से जाना जाता है। और देखिए टेस्टोस्टेरोन जो है यह पुरुषों के पौरुष लक्षणों के विकास में इसका योगदान माना जाता है। किसका? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को पुरुष लक्षणों के विकास। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से पृथ्वी की पीरियोडिक परत क्या है? पीरियोडाइटाइड परत क्या है? तो क्या होगा? मेंटल जो है पृथ्वी की पेरिडोटाइट परत कहलाता है। देखिए बेसाल्ट चट्टान में क्या पाया जाता है? बेसाल्ट चट्टान में मैग्मा पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं वंशागत के क्रोमोवाद का सिद्धांत प्रस्तुत किया था किसने? यह होगा सटन एवं बोबरी ने। वंशागत के क्रोमोवाद का सिद्धांत सटन एवं बोबरी में। जबकि आनुवंशिकता के जनक कौन है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल है। डीब्रिज ह्यूगो डीब्रिज क्या है? उत्परिवर्तन के जनक कहता है। नेक्स्ट है यूरोपीय जाति को इंडोनेशिया में प्रभुत्व जमाने की सफलता मिली है। क्या होगा? डच को। देखिए प्रश्न का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, डच होगा। भारत में आने वाले विभिन्न विदेशी साम्राज्य एवं देश कौन थे? तो भारत में सबसे पहले कौन आया था? पुर्तगाली आया था। उसके बाद डच, उसके बाद अंग्रेज, उसके बाद डेनिश, फ्रांसिस और स्वीडिश। इसे बीपीएससी में एवं बिहार द्वारा क्वेश्चन इस टाइप से पूछेगा कि भारत में आने वाले विदेशियों के बारे में सीरीज में समझाएं। तो क्या होगा? पहले पुर्तगाल, डच, अंग्रेज, डेनिश, फ्रांसिस एवं स्वीडिश होगा। अगला प्रश्न देखते हैं किस घटना ने अमेरिका को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर दिया? देखिए अमेरिका ने पर्ल हार्बर पर जापानी सैनिक हमला जो कि 7 दिसंबर 1941 को हुआ था, इसे द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर दिया। कौन? अमेरिका ने। देखिए राष्ट्रसंघ की स्थापना वर्ष 1920 में हुआ था, जबकि
संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना जो है यह 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। इसके अलावा प्रथम विश्व युद्ध जो है यह 1914 से लेकर 1919 तक हुआ था और इसका जो तत्कालिक कारण था ये क्या था? सेराजेवो हत्याकांड। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर जो 1918 के बीच हुआ था, इसका प्रमुख कारण क्या था? तो सेराजेवो हत्याकांड। जबकि द्वितीय विश्व युद्ध का क्या था? तो पोलैंड पर हिटलर का आक्रमण। और देखिए एक और प्रश्न पूछता है कि नागासाकी एवं हिरोशिमा में नागासाकी दिवस कब मनाता है? तो वर्ष 1945 में 6 अगस्त एवं 9 अगस्त को जापान पर अमेरिका द्वारा परमाणु बम से हमला किया गया था। इसीलिए 6 अगस्त को हिरोशिमा एवं 9 अगस्त को नागासाकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला है प्लेट विवर्तनी सिद्धांत के अनुसार रचनात्मक प्लेट सीमा को भी क्या कहते हैं? यह होगा अपसारी प्लेट सीमाएं। नेक्स्ट है तने में कैम्ब्रियन छाले सक्रिय रूप से पिच की ओर जाने वाली कोशिका क्या कहलाता है? यह होगा द्वितीय जाइलम। देखिए जाइलम जो है यह क्या करता है? जल के परिवहन करता है, जबकि फ्लोएम जो है यह खनिज लवणों का परिवहन करता है। नेक्स्ट में सखी वे तुमसे कह जाते, कह के क्या तुम मुझको वे अपनी पथ बाधा ही पाते। उपयुक्त पंक्ति जो है यह मैथिली शरण गुप्त की किस रचना से उद्धृत है? यह होगा यशोधरा से। देखिए मैथिली शरण गुप्त को गांधी जी ने राष्ट्रीय कवि के नाम से इसे उपनाम किया है। नेक्स्ट है बिहार में किस वर्ष 2017-18 में कुल कृषि साख प्रवाह की प्राप्ति इसके लक्ष्य की तुलना में कितना था? 86%। देखिए भारत की जो हरित क्रांति के जनक है यह MS स्वामीनाथन को कहता है और यह वर्ष 1966 से 67 के बीच में लागू किया गया था। अगला है भौतिक अवशोषण में गैस के अणु ठोस के तल पर जुड़े रहते हैं, ऐसे क्या कहते हैं? ये होगा वैन डर वाल फोर्स के द्वारा। देखिए वैन डर वाल फोर्स जो है क्या है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के अंतर्गत आता है। कौन सा? वैन डर वाल फोर्स। अगला है देखिए प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग क्या होगा? प्रथम n प्राकृत संख्या घनों का माध्य जो होगा n × n+1 बाई n × n+1 का होल स्क्वायर बटा 4 n × n+1 बाई n+1 का होल स्क्वायर बटा 4। अगला प्रश्न देखते हैं कविता की परख निबंध के लेखक कौन है? पहला केल्विन चक्र CO2 की प्राथमिक ग्राही कौन होता है? यह होता है RUBP। कविता की परख निबंध के लेखक कौन है? यह होगा रामचंद्र शुक्ल। देखिए उर्वशी, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी ये सब किनकी कृति है? तो रामधारी सिंह दिनकर की है। किनका है? रामधारी सिंह दिनकर। और उर्वशी के लिए वर्ष 1971 में रामधारी सिंह दिनकर जी को क्या दिया गया था? ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। और वर्ष 2023 में हाल ही में किसे दिया गया है? तो राम भद्राचार्य जी को दिया गया है और गीतकार गुलजार को दिया गया है। अगला देखते हैं जायसी द्वारा रचित महाकाव्य है कौन सा है? जायसी द्वारा रचित जो महाकाव्य है यह होगा पद्मावत। जबकि मृगावती क्या है? कुतुबन द्वारा लिखित गई है और मधुमालती मलिक मंझान द्वारा और हंसावली जो है असैत की स्वलम द्वारा लिखा गया है। निश्चय अर्थशास्त्र के उत्पादन में इष्टतम स्तर को क्या कहते हैं? यह होगा LAC न्यूनतम तथा LAC बराबर LMC। देखिए अर्थशास्त्र के जनक है इसे यह एडम स्मिथ को कहता है। अर्थशास्त्र के जनक किसे कहता है? एडम स्मिथ को। नेक्स्ट है हड़प्पा काल के लोग किस धातु का उपयोग नहीं जानते था? तो यह क्या होगा? लोहा। हड़प्पा काल जो है यह 2350 BC से लेकर 1750 BC तक इस काल को मनाता है और यहाँ के लोग तांबा, सोना, कांसा इत्यादि से परिचित थे, परंतु लोहा से परिचित नहीं थे। यह मुख्य रूप से कांस्य युगीन सभ्यता थी। कौन सा युगीन था? यह कांस्य युगीन सभ्यता। उस टाइम जो महत्वपूर्ण औजार एवं वस्तु जो थे यह सारे किसके बने थे? तो तांबा के बने थे। इसलिए अगला प्रश्न देखते हैं किस संवैधानिक संशोधन ने अनुच्छेद 14, 19, 31 के प्रदत्त मूल अधिकारों को नीति निर्देशक तत्वों के कानूनी वरीयता प्रदान किया है? ये कौन सा होगा? यह होगा 25वां संविधान संशोधन। यह वर्ष 1971 में हुआ था। देखिए इसके अलावा एक VVI प्रश्न पूछता है कि इनमें से जो मौलिक अधिकार हैं कौन कौन से मौलिक अधिकार केवल भारतीयों को दिए जाते हैं? तो यह होगा आर्टिकल 15, 16, 19, 29 एवं 30। 15, 16, 19 एवं 30, 15, 16, 19, 29 एवं 30 जो है ये सब आर्टिकल, ये सब मूल अधिकार केवल भारतीयों को दिए जाते हैं।
अगला देखते हैं 42वां संविधान संशोधन। यह 1976 में हुआ था और इसे लघु संविधान के रूप में जाना जाता है। अगला है 44वां संविधान संशोधन। यह महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इसमें संपत्ति के अधिकार को हटाकर कानूनी अधिकार के रूप में दे दिया गया था। 44वां संविधान संशोधन जो कि वर्ष 1978 में हुआ था और जो संपत्ति का अधिकार था या पहले मूल अधिकार के रूप में था आर्टिकल 19 के 6 में था, इसे अब हटाकर आर्टिकल 300 का ए में किया गया है और जो संपत्ति का मूल अधिकार था इसे क्या किया गया है, कानूनी अधिकार प्रदान किया गया है। 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के समय वायसराय कौन था? यह होगा लॉर्ड लॉरेंस। देखिए विधवा पुनर्विवाह कौन लाया था? लॉर्ड कैनिंग लाया था। और लॉर्ड कैनिंग 1857 की क्रांति के समय भी कौन था? लॉर्ड कैनिंग ही था। और भारत का प्रथम वायसराय यह भी कौन था? लॉर्ड कैनिंग ही था। नेक्स्ट है गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कब और कहाँ आयोजित किया गया था? क्या होगा? बेलग्रेड में 1961 में। और भारत की तरफ से यह गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रमुख प्रणेता कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, नेहरू जी। संचयी आवृत्ति वितरण के आरेख को क्या कहते हैं? यह होगा आवृत्ति बहुभुज। क्या कहते हैं? आवृत्ति बहुभुज। अगला प्रश्न देखते हैं तंजौर के राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था? यह होगा विजयालय ने। किसने करा था? विजयालय। देखिए तंजौर के राजराजेश्वर जो शिव मंदिर है राजराजा प्रथम ने कराया था। कौन कराया था? राजराजा प्रथम ने। और इसे बृहदेश्वर का मंदिर भी कहता है। क्या कहता है? बृहदेश्वर का मंदिर भी राजराजा प्रथम मंदिर को कहता है। बृहदेश्वर मंदिर को राजराजेश्वर मंदिर भी कहता है और इसका स्थापना राजराजा प्रथम ने किया था और यह द्रविड़ शैली में बनाया गया है। किस शैली में बनाया गया है? द्रविड़ शैली में। अगला है विजयालय जो है यह चोल वंश के संस्थापक कौन थे? विजयालय थे। आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां नामक आलोचनात्मक पुस्तक के लेखक कौन है? ये होगा नामवर्षी। कौन है? नामवर्षी। और यह एक छायावादी कवि है। नामवर्षी जो है यह एक छायावादी कवि है। नेक्स्ट है किस वर्ष के लिए लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्र की परिसीमन की प्रक्रिया को स्थगित कर दिया गया है? यह होगा वर्ष 2026 के लिए। वर्ष 2026 तक लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्र में परिसीमन नहीं होगा। ये कब होगा? 2026 में किया जाएगा। उत्तरी स्वप्न परी हरि क्रांति किस विधा की रचना है? यह होगा ऋतोपार्जन। देखिए फणीश्वर नाथ रेणु का यह ऋतोपार्जन है। पहला आंचलिक उपन्यासकार कौन है? तो फणीश्वर नाथ रेणु है और इनका प्रमुख कृति क्या है? मैला आंचल। अगला प्रश्न देखते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। और अगर कोई वीडियो पर नए हैं तो कृपया वीडियो को सब्सक्राइब अवश्य करें एवं कम से कम एक फ्रेंड्स को शेयर जरूर करें। थैंक यू।